अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 8.9 के साथ हम आज की बात शुरू कर रहे हैं। कल गुज़श्ता लेक्चर में हमने जहां बात को छोड़ा है वो हम कर रहे थे डॉपलर इफ़ेक्ट के केसेस कर रहे थे, और उसमें से हमने वो वाला केस किया था जिसमें लिसनर सोर्स की तरफ मूव करता है। अब आज हम केस 2 कर रहे हैं। व्हेन listener moves away from the source in rest। अच्छा, अब listener moves away from the source in rest, यानी कि सोर्स रुका हुआ है और लिसनर दूर जा रहा है। तो मैं इसे तुम्हारे सामने प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए भाई, ये तो मैं सोर्स बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। और यहाँ से ये सिग्नल निकल रही है, एम्बुलेंस का जो भी सिग्नल हो सकता है। इसकी स्पीड है v। ये सोर्स है, सोर्स जहाँ से कोई चीज़ निकल रही है। इसकी स्पीड vs यानी वेलोसिटी ऑफ सोर्स मैं कह देता हूँ 0, यानी ये रुका हुआ है। अच्छा, अब लिसनर जो है ये लिसनर है, ये मूव कर रहा है इससे दूर इस तरफ, ठीक है। अच्छा, और इस केस में जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज ऑब्ज़र्व होगा वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अच्छा, अब इसमें वो नरेशन बिल्कुल वही आएगी जो कि पहले आप लिख के जा चुके हैं केस 1 में, वही सारी नरेशन आएगी। उसके बाद आप लिखते हैं जैसे कि v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, यानी लैम्डा इधर ले आता हूँ, v अपॉन लैम्डा हो जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये v इधर ले जाता हूँ तो 1 ओवर लैम्डा इज़ इक्वल टू f ओवर v। ये एक इस्टेब्लिशमेंट हो गई मेरे पास। अच्छा, अब ये तो आम जनरलाइज फार्मूला है वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड के लिए। अब फ़र्ज़ करो कि मैं यहाँ लिखता हूँ, नाउ लेट the listener moves away from the source with a speed vl। अच्छा, अब लिसनर आगे मूव करता है वेलोसिटी vl से। तो देखें मैं इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूं कि फ़र्ज़ करो कि आप ये अब लिसनर है, ठीक है, और फ़र्ज़ करो कि ये स्केट बोर्ड के ऊपर ये मूव कर रहा है और इसकी स्पीड अपनी है 2 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक। अच्छा, इसी वक्त एक और शख्स इससे ज़्यादा स्पीड से स्केट बोर्ड के ऊपर मूव करता हुआ आता है और इस आदमी की स्पीड है 3 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, ये इसका नाम मैं ए रख देता हूँ और इसका नाम बी रख देता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये जो ए है ये पीछे रह जाएगा लाजमन, और बी वाला जो आदमी है वो आगे निकल जाएगा। अच्छा, बी वाला जब इसके सामने से गुजर रहा होगा तो इसे इसकी स्पीड कितनी महसूस होगी, ठीक है। ख़ुद ये 2 मीटर्स पर सेकंड से चल रहा है और ये 3 मीटर्स पर, तो इसे ये महसूस होगा कि ये वाला जो आदमी है, बी आदमी, ये इसके मुकाबले में 1 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से तेज़ जा रहा है। कितना तेज़ है इससे? ये 1 मीटर्स पर सेकंड। कैसे पता चला? ये कि 3 में से 2 निकाल दिया। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर 2
ऑब्जेक्ट एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो रिजल्टेंट स्पीड निकालने के लिए उन दोनों को माइनस किया जाता है, तो पता चलता है कि उनकी रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये स्पीड ऑफ साउंड, ये साउंड इस तरफ जा रही है इस स्पीड से, ठीक है, इस स्पीड से, और ये आदमी भी इसी तरफ जा रहा है और इसकी स्पीड है VL, एक ही तरफ जा रहे हैं। तो इसे आवाज़ की जो स्पीड मालूम होगी वो कितनी होगी, जो इसे महसूस होगी उस स्पीड का नाम मैं रख देता हूँ V'। और V' कैसे मालूम होगी कि असल स्पीड जो तेज़ ऑब्जेक्ट है उसमें से स्लो वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अपेरेंट स्पीड जो इस आदमी को महसूस होगी, ऑब्जर्वर को, वो V' V माइनस VL के इक्वल होगी। अच्छा, अब ये जो इक्वेशन है, दिस चेंज in velocity produces change in pitch। pitch का मतलब frequency of the sound wave, that is V is equal to F, लैम्डा होता है, ठीक है। अब V चेंज हो गया तो F भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, जब दो फैक्टर्स चेंज होते हैं तो तीसरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात तो हम पहले से जानते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस V' की जगह इसकी वैल्यू रख देता हूँ, तो ये आएगा V माइनस VL, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है ये मैंने इस जगह पे रख दी है। अच्छा, और ये जो लैम्डा है इसे मैं ले आता हूँ, ये जो लैम्डा है इसे इस तरफ ले आता हूँ, ये F' आ जाएगा। अच्छा, अब क्योंकि ऊपर मैंने ये सॉल्व किया हुआ है 1/λ के लिए, तो मैं इसे भी 1/λ की शक्ल में ले आता हूँ। ये V माइनस VL क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर ले जाते हैं तो ये यहाँ बच जाएगा 1/λ। F' ऐसे ही आ जाएगा, ये ऊपर है, इधर आके ये नीचे आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये बात है। अच्छा, अब 1/λ की वैल्यू इस इक्वेशन 1 से मैं यहाँ रख देता हूँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/λ किसके इक्वल है, वहाँ F/λ। यहाँ आप लिख देंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू। अच्छा, अब नहीं सॉरी मैं गलत लिख गया, इक्वेशन 1 में क्या है, 1/λ इज इक्वल टू F/V है, ये आ गया F/V, और यहाँ आएगा F' माइनस VL। अच्छा जी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये F' तो यहाँ रहेगा, ये जो डिवाइड हो रहा है ये ऊपर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, F, ये मल्टीप्लाई होके इधर आ गया V माइनस VL, और ये नीचे V लिखा हुआ है ये यहाँ, तो ये F से मल्टीप्लाई होके, और राइट साइड पे क्या बच जाएगा आपके पास, F' बच जाएगा। अच्छा, मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिख देता हूँ, और F' को मैं लेफ़्ट साइड पे लिख देता हूँ, V माइनस VL डिवाइडेड बाय V इंटू F। ये F क्या चीज़ है, अब पिछली डेरिवेशन में जैसे हमने लिखा था बिल्कुल वैसे ही आप लिखेंगे। F क्या चीज़ है, F एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है, ठीक। अच्छा, और F' क्या है, ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड है, यानी जो सुनाई देगी वो। और ये फैक्टर क्या है, ये 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, ऊपर V लिखा है नीचे भी V लिखा है, अगर V/V होता तो 1 आंसर आ जाता, ऊपर V में से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला फैक्टर नीचे वाले फैक्टर से छोटा है, ये आंसर 1 से छोटा आएगा, यानी पॉइंट्स में आएगा, और पॉइंट्स में कोई वैल्यू जब F से मल्टीप्लाई होगी तो नया आंसर एक्चुअल F से स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि F' स्मॉलर देन F होगा, ठीक है। और ये नरेशन आप नोट्स में से लिख दीजिएगा कि व्हेन सोर्स इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स देन द, नहीं मैं गलत कह गया, व्हेन लिसनर इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स इन रेस्ट देन द लिसनर विल ऑब्जर्व द डिक्रीज इन द साउंड सिग्नल। ये पूरा सेंटेंस आपने नीचे लिख देना, बस ये केस पूरा हो गया, ठीक है, केस 1 और केस 2। अब इन दोनों केसेस में हमने किस चीज़ की हरकत के बारे में पढ़ा है, सोर्स रुका हुआ था और लिसनर मूव कर रहा था, ठीक है, ये हमने पढ़ा। अच्छा, मैं थोड़ा सा एडजस्ट हो जाऊँ, ये टेबल मुझसे दूर है थोड़ा, ओके। अब ये टेबल है शीशे का, ये टेबल है, नीचे फर्श आपको नज़र आता है इसमें से, ठीक है।
और इस वजह से मैं टांगें फैला के नहीं बैठता हूँ क्योंकि पैर नीचे नज़र आते हैं। तो एक वीडियो में हो गया था, फिर उसमें मुझे उसको दोबारा वो करना पड़ा, पैर अंदर से अजीब ही लग रहे थे। तो बहरहाल अब केस 3 हम शुरू करते हैं। अच्छा, उन दोनों केसेस में क्या था, लिसनर मूव कर रहा था, सोर्स रुका हुआ था। अब इसमें हम कहते हैं व्हेन सोर्स is moving to the listener in rest। अच्छा, लिसनर रुका हुआ है और सोर्स मूव कर रहा है, तो मैं इसे ऐसे बनाता हूँ। और ये इसका साउंड सिग्नल, इस साउंड सिग्नल की स्पीड है v। सोर्स जब मूव करेगा इस तरफ तो इसकी स्पीड होगी vs, और लिसनर ये लिसनर है यहाँ पर, और इसे मैंने बाकायदा ये बिठा दिया मैंने इसे, ठीक है। अच्छा, दूसरा हाथ बनाने के चक्कर में वो बिल्कुल ब्लर्ड हो गया, तो ये समझ लो कि ये लिसनर है और ये आराम से बैठा हुआ है, ठीक है। कोई बुज़ुर्ग टाइप का लिसनर ये लग रहा है वैसे। अच्छा, अब ये याद है आपको कि जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में मूव करें तो रिजल्टेंट जो स्पीड होती है वो निकालने के लिए ज़्यादा में से कम को माइनस कर देते हैं। तो ये भी इधर जा रही है, ये भी इधर जा रही है, तो सोर्स को आवाज़ की जो स्पीड है उसमें ज़ाहिरी ये तब्दीली महसूस होगी, ठीक है। तो पहले अब नरेशन लिख दें कि लेट आ साउंड सिग्नल of velocity v and frequency f is emitted from a source। फ़र्ज़ किया कि एक साउंड सिग्नल जिसकी स्पीड v और जिसकी फ्रीक्वेंसी f है वो इमिटेड हो रहा है किसी सोर्स से, देन इट्स स्पीड v इज़ गिवन बाय, अगर ऐसा हो कि उसकी स्पीड v हो, फ्रीक्वेंसी f हो, तो उसकी स्पीड का जो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू f लैम्डा हो सकता है। अच्छा, अब as the source moves, क्योंकि सोर्स मूव करता है with a speed vs, then तो इसकी वजह से क्या होगा, the apparent speed of sound, तो क्योंकि सोर्स अब मूव कर रहा है ना, तो अब सोर्स यानी इस गाड़ी के अंदर अगर कोई आदमी बैठा होता तो उसे जो स्पीड ऑफ साउंड है वो महसूस होती v डैश, और वो किसके इक्वल होती, v माइनस वी एस, यानी माइनस करके मालूम की जा सकती थी। दिस कॉजेज, इससे क्या होता है, जब स्पीड चेंज हो गई तो वेव लेंथ भी चेंज हो जाता है। कॉजेज चेंज इन वेव लेंथ, इससे क्या होगा कि वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा जो हम लिखते हैं, इसमें अगर v की वैल्यू चेंज हो गई यानी इस पर डैश आ गया तो लैम्डा भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं v की वैल्यू रख देता हूँ, v डैश किसके इक्वल है, v माइनस वी एस और f इंटू लैम्डा डैश। अच्छा, अब समझ नहीं आता कि मैं यहाँ इसे ही छोड़ूँ या इसकी आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन को, चलें अब आगे देख लेते हैं। मैं इसे सपोज़ यहाँ छोड़ता हूँ, ठीक है, और
या इसे एक एक स्टेप और जाते हैं, ये लैम्डा डैश को ना हम सेपरेट कर देते हैं, v माइनस वी एस ओवर एफ, ये आ गया लैम्डा डैश, ठीक है। और इसका नाम हम a रख देते हैं। बट होता ये है कि जब लैम्डा चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, बट चेंज इन लैम्डा ऑल्सो चेंजेस फ्रीक्वेंसी, यानी कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अगर मेरे पास हो, लैम्डा चेंज हो जाए तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाएगी। इस लैम्डा डैश की जगह इसकी ये वाली वैल्यू रख दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ डैश, लैम्डा डैश की वैल्यू है v माइनस वी एस डिवाइडेड बाय एफ। अच्छा, अब मैंने इस लैम्डा की जगह इसकी ये वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, एफ डैश को अकेला छोड़ देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एफ ऊपर आ जाएगा, v, ये f इससे आके यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये v माइनस वी एस इधर ऊपर है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये नीचे आ जाएगा। और इसे मैं अरेंज करके अगर लिखूँ, ये इस चीज़ को अगर मैं अरेंज करके लिखूँ तो ये मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, और f डैश लेफ्ट साइड पे लिख देता हूँ, v ओवर v माइनस वी एस इंटू एफ। अच्छा, अब ये जो फैक्टर आ गया आपके पास, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका। फ्रीक्वेंसी डैश, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि लिसनर को सुनाई देगी जब गाड़ी चल रही है, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये वो फ्रीक्वेंसी थी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी गाड़ी में से निकल रही है, ठीक है। अच्छा, अब ये फैक्टर क्या है, ये डिटरमिन करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एक्चुअल वैल्यू से उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या कम होगी। अच्छा, v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, इसका आंसर 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। v ओवर v होता तो आंसर 1 आ जाता। अब नीचे वाले फैक्टर में जो ये नंबर है इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो जब कुछ माइनस होगा तो नीचे वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर से स्मॉल हो जाएगा। तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर स्मॉलर हो जाता है तो आंसर 1 से बड़ा आता है। 1 से बड़ा आंसर आएगा यानी 1.1, 1.2, 1.3, और वो f से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या होगा कि जो नया आंसर आएगा f डैश का वो f से बड़ा होगा, यानी कि f डैश इज़ ग्रेटर देन f। तो यहाँ आप जाके ये लिखने के बाद लिखेंगे कि व्हेन सोर्स मूव्स टू द लिसनर इन रेस्ट, द लिसनर विल ऑब्जर्व द इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी या पिच, ठीक है। ये तो केस 3 हो गया। अच्छा, केस 4 में क्या होता है, सिर्फ इस जगह पे चेंज आता है, ठीक है। तो आप जब हेडिंग डालेंगे केस 4 की, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस केस 4, इसमें आप क्या लिखेंगे, व्हेन सोर्स moves away from the listener in rest। अच्छा, अब इसमें आप लिसनर तो वही बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपने ये लिसनर बना दिया, ठीक है। ये बैठा हुआ है हाथ पीछे लगा के, ठीक। अच्छा, अब यहाँ से ये जो गाड़ी है इसका रुख आपने इस तरफ दिखा देना है, ठीक है। अब सोर्स मूव कर रहा है इस तरफ और आवाज़ जा रही है इस तरफ। लिसनर को तभी पहुँचेगी ना जब आवाज़ इस तरफ जा रही होगी, ठीक है। और याद है कल मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर दो ट्रेन्स, आप एक ट्रेन में बैठे हैं और कोई दूसरा आदमी दूसरी ट्रेन में, दोनों आमने सामने हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में मूव करती हैं। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आदमी 2 मीटर्स की स्पीड से इस तरफ जाए और ये वाला आदमी 1 मीटर की स्पीड से इस तरफ आए, तो इन दोनों को क्या महसूस होगा, इन दोनों को इसे ये महसूस होगा कि ये वाला आदमी 3 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से इधर जा रहा है, और इसे ये महसूस होगा कि वो 3 मीटर। यानी होता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं ना, तो उन दोनों को जो नेट स्पीड दूसरे की महसूस होती है उनमें ये दोनों ऐड हो जाते हैं ना फैक्टर्स। तो ऐसे ही अब एक स्पीड इधर है एक उधर है, तो जो नई स्पीड महसूस होगी वो होगी v प्लस वी एस। पिछले केस में क्या हुआ था कि जो नेट स्पीड हमें महसूस हो रही थी वो थी v माइनस वी एस। तो इस पूरी डेरिवेशन में और कुछ भी नहीं करना, यही करना है
ये पूरी की पूरी एज इट इज़ आप लिखेंगे लेट द साउंड सिग्नल ऑफ वेलोसिटी v एंड फ्रीक्वेंसी f इज़ इमिटेड फ्रॉम द सोर्स एंड इट्स स्पीड v इज़ गिवन बाय दिस फार्मूला। ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक। उसके बाद आप लिखेंगे एज द सोर्स मूव्स विद द स्पीड vs देन द अपेरेंट स्पीड ऑफ साउंड इज़ दिस, यहाँ प्लस लगा देंगे और उसके बाद ये पूरा सॉल्व करेंगे। ये जो प्लस है ये फिर यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा सारी। अब यहाँ पे आके आप डिबेट कर लेंगे कि v ओवर v प्लस vs, नीचे वाले फैक्टर में क्योंकि v में कुछ ऐड हो रहा है इसलिए ये वाला फैक्टर ऊपर वाले फैक्टर से बड़ा हो गया है, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो नेट आंसर 1 से, इस पूरे फैक्टर का 1 से छोटा आंसर आएगा। वो जब f से मल्टीप्लाई होगा तो नेट आंसर स्मॉल हो जाएगा, यानी f डैश f से छोटा हो जाएगा। यहाँ जाके आपने ये सेंटेंस लिखना है कि व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द लिसनर, लिसनर विल ऑब्जर्व द डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी। तो ये पूरा आप लिख देंगे और ये असाइनमेंट जमा करा देंगे। डॉपलर इफेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इसके 2 स्पेशल केसेस होते हैं, वो करें तो हमारा चैप्टर ये वाला ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर 8 माइक्रो। मैंने कल जो मैट्रिक का एक आपको टॉपिक दिया था क्लास 10 का, वो लेक्चर 14.4 था या 5 था, और उसमें आपने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था। अब आपने उसमें उसके अगला वाला लेक्चर भी देख लेना है, वो मैंने बना दिया है, मैट्रिक वालों को मैंने पोस्ट कर दिया था, उसमें आप देख लें। आपने उसमें कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप उसे स्टडी करना है, और ये जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के असाइनमेंट्स हैं, रे डायग्राम्स हैं इसमें सिर्फ, वो आपने बना के सैटरडे तक आप सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैं उसका एक स्पेशल कोई नंबर लगा दूंगा, वो आप सबमिट कर दीजिएगा। मेरी ख्वाहिश ये है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है मैं इस बार प्रीलियम में ऐड करूं, ठीक है। वो चैप्टर 10 का है, चैप्टर 10 में जो थोड़े थोड़े से काम करने, उसमें मैग्नीफिकेशन की डेरिवेशन मैं नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आपको दूंगा, ठीक है। तो मैथमेटिकल डेरिवेशन मैं उसमें नहीं दूंगा। तो मैट्रिक का जितना हुआ वो आप देख लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू वेरी मच।